आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात करीबन 10:30 बजे दयालबाग स्थित आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के बाद अस्थायी रूप में रह रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और आवश्यकताओं को भी यहां पर जानकारी ली और भोजन भी किया। सुरक्षा, इसी के साथ साथ बाकी अन्य व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से निरीक्षण उनकी ओर से किया गया। ठंड में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी आश्रितों को कंबल भी वितरित किए। वहीं डबुआ और दाहोद में आए परीक्षार्थियों और इंदौर में काम कर रहे मजदूरों से भी पढ़ाई और कार्य स्थिति पर उन्होंने विस्तार से जानकारी और चर्चा की है। परिक्रमावासी अनिल ने विशेष संवाद करते हुए सीएम से कहा कि आपकी सेवा और दर्शन से हमें धन्य मिलता है। निरीक्षण के दौरान विधायक गोलू शुक्ला सहित कई सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री काल भैरव धाम पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि की कामना उनकी ओर से की गई। अगली खबर का रुख करते हैं। भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण यह है कि जब भी पार्टी हारती है तो किसी मुश्किल या समस्या का सामना करना पड़ता है तो ईवीएम, चुनाव आयोग या एसआईआर को दोषी ठहरा देती है। लेकिन अगर कहीं पार्टी जीतती भी है तो यह दुर्लभ हो गया है तो अचानक कोई मुद्दा नहीं बचता। त्रिपाठी ने इस बयान में कांग्रेस की चुनावी रणनीति और हार की स्थिति में जिम्मेदारी टालने की प्रभावों को यहां पर उजागर कर दिया। त्रिपाठी ने कांग्रेस की हार पर आरोप लगाते हुए प्रवृत्ति पर निशाना भी साधा। उन्होंने ईवीएम और चुनाव आयोग का नाम भी लिया। ये टिपिकल उनका एक तरह से नीति होती है। जब वो हारते हैं या उनका कुछ दिक्कत होती है तो ईवीएम को ब्लेम करना, ईसी को ब्लेम करना, एसआईआर को ब्लेम करना। अगर बाई चांस वो कहीं जीत जाते हैं, जो कि दुर्लभ दिख रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये स्वार्थी राजनीति का सिद्धांत है। इसमें कोई देश के लिए प्रति कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ स्वार्थ, परिवार के लिए, अपने सत्ता को कैप्चर करने के लिए, देश दुनिया में और जनता में क्या चीजें होनी चाहिए इसके ऊपर इनका कोई मकसद नहीं है। ये बेबुनियाद है। कांग्रेस का यही। मंत्री रामगोपाल यादव ने सदन में विपक्ष के हंगामे, कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कि आपको सुनाते हैं। सरकार, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में विगत वर्षों में जब से 14 के बाद सरकार बनी है, हर तरफ विकास हुआ है और ख़ास तौर पर जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और मजबूत होते ही जा रही है, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का। और आपने देखा होगा दुनिया का हर देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, जबकि उसके उलट हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सुशासन की सरकार जो हर स्तर पर विकास से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर तक संभाला है, और यही खूबी है एनडीए सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। निश्चित तौर पर एक पार्लियामेंट का डिकोरम होता है, उसके अपने नियम और कानून होते हैं। उस नियम और कानून से सबको चलना चाहिए। और अगर राज्यसभा ने कोई बुलेटिन निकाला है तो ये स्वागत योग्य है और मैं इसका स्वागत करता हूं कि उन्होंने अच्छे ढंग से। तो शीतकालीन सत्र का आज सदन में दूसरा दिन है। आखिरकार किस तरीके से वहां पर आज कार्रवाई चल रही है, आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4200 सहकारी समितियां जो बीबीएसएसएल की अभी सदस्य बनी है, उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिलों में अनेक फसलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी फेडरेशन के साथ अन्य सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय बीज ब्रांड नाम से बीजों का व्यवसाय किया जा रहा है। इसके अलावा कई सहकारी समितियां उनके माध्यम से बीबीएसएसएल उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्राप्त डिमांड के हिसाब से बीजों का वितरण सीधे किसानों को कर रही है। इसी के साथ मूंगफली हो, गेहूं हो, मसूर हो, चना की फसलों का बीज भी
राज्यों में उपलब्ध किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज देश में BBSL की कार्य पद्धति क्या है? पिछले 3 साल में संस्था ने क्या प्रगति की है और आगे आने वाले समय के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में हमारा मंत्रालय भारत सरकार BBSSL के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। सभी राज्यों के सरकार को साथ लेकर हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 33,750 सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बनी है। BBSSL ने भारत बीज के नाम से आज तक लगभग 154 करोड़ के रुपए के बीज बेचे हैं। 18 राज्यों ने BBSSL के साथ काम करने के लिए नोडल एजेंसी को नामित भी किया है, जिनमें से 8 राज्यों के साथ अभी MOU पे हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अब तक BBSSL ने 13 राज्यों में बीज लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक BBSSL ये विश्व की सबसे बड़ी 5 बीज उत्पादक कंपनियों से में एक बने और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का आज हमने लक्ष्य रखा है। आज देश में अब तक 34 राज्यों और केंद्र शासित में कुल 33,700 समितियां सदस्य बनी है। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से सहकारिता आंदोलन को सक्षम बनाने का कार्य BBSSL के माध्यम से भी करने का हमारा प्रयास है। सौमित्र खान। नमस्कार सर। संख्या क्वेश्चन नंबर आपका 25। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है महोदय। माननीय सदस्य। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে আমিও ধন্য যে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রে ওই রামসাগরে যেটা আছে সেটার একজন আমিও ওই পরিবারের অংশ এবং ওখানে থাকি। তো আমার কোশ্চেন হলো, পশ্চিমবাংলায় এই 5 বছরে 545 কোটি টাকা আপনার স্যাংশন হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে এই তৃণমূল সরকার খরচ করছে মাত্র 51 কোটি টাকা। যে টাকা খরচ হয়নি সেই টাকা কি ডাইরেক্ট আপনার মৎস্য দপ্তরের ডিপার্টমেন্ট এবং মৎস্য দপ্তরের যে সংগঠনগুলো আছে, যে সমবায়গুলো আছে, সেগুলো কি সোজাসুজিভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ওদেরকে ডাইরেক্ট পেমেন্ট করা যাবে? এবং এই যে রাজ্য সরকার খরচ করতে পারছে না, কারণ রাজ্য সরকার এখানে প্রতিদিন নাটক করে, রাজ্য সরকার এখানে খরচ করতে পারছে না, তার জন্য এই সমবায় গোষ্ঠীগুলোকে ডাইরেক্ট পেমেন্ট দেওয়া কোনো অপশন আছে কিনা, সেটা আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাসা। সেটা আমার জিজ্ঞাসা, ডাইরেক্ট সমবায় সমিতিগুলোকে রাজ্য সরকার পেমেন্ট করতে পারবেন কিনা। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो बहुत ही माकूल है, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की यह धारणा है कि हमको अगर विकसित भारत बनाना है तो सभी राज्यों का और सभी क्षेत्र में समान रूप से विकास हो, और जब तक सभी राज्य विकसित नहीं होंगे, हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना को मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ किया, उसने पूरे देश में मछली के उत्पादन में एक क्रांति लाने का काम किया।
लेकिन दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताना है कि 2 वर्षों तक 2020-21 और 2021-22 इन 2 वर्षों ने राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकार नहीं किया। 22-23 से उन्होंने स्वीकार किया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में खर्च का लक्ष्य रखा था 910 करोड़ रुपए, और उसके एवज में जब 22-23 से शुरू किया भाग लेना पश्चिम बंगाल सरकार ने, तो मात्र 221 करोड़ रुपए का ही प्रस्ताव वहां से प्राप्त हुआ, जिसमें आज तक जो राशि आवंटित की गई है केंद्रीय शेर की 221 करोड़ रुपए, उसमें मात्र 114 करोड़ रुपया अब तक जारी किया है 221 करोड़ में, और मात्र 58.51 करोड़ पश्चिम बंगाल की सरकार ने खर्च किया है। 22-23 से आज तक जो पश्चिम बंगाल की सरकार का खर्च का जो रेशियो है वो मात्र 51%। अब अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं करेगी तो फिर केंद्र सरकार कहीं पर नहीं। मैंने स्वयं पश्चिम बंगाल में जाके इसकी समीक्षा किया 2 अगस्त को इसी वर्ष, और बहुत ही कनीय रैंक के अधिकारी आए जिनको कुछ पता नहीं था। जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि उच्च स्तर पर निर्णय हुआ कि भारत सरकार की किसी बैठक में सबसे निम्न स्तर का अधिकारी जाएगा। यह है राज्य सरकार का सोच। तो इस देश को विकसित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है, उसमें राज्य सरकार जहां सहयोग नहीं कर रही है वहां कठिनाई हो रही है। हमारी जो योजना है वो हम राज्य सरकार के माध्यम से खर्च करते हैं, सीधे तौर पर सहयोग समिति को हम नहीं देते हैं। उनके लिए FIDF है, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, वो उसका उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, आप सदन में भागीदारी निभाएं। माननीय सदस्यगण, मैं जिस तरीके का आचरण आपका देख रहा हूं संसद के अंदर और कई माननीय सदस्य संसद के बाहर जिस भाषा का प्रयोग संसद के लिए कर रहे हैं, वह न संसद के हित के लिए न देश के हित के लिए है। अगर उनके राजनीतिक दलों की यही परंपरा है तो देश देख रहा है संसद के अंदर विरोध असहमति लोकतंत्र में होती है, लेकिन मर्यादा बनाए, शालीनता बनाए और हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया के अंदर मार्गदर्शन देता है, हमारी संसद की मर्यादा परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो, ये मेरा आपसे आग्रह है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। संसद के सदन के शीतकालीन सत्र पर मंत्री रामगोपाल यादव ने कहा कि सदन शुरू हो गया है और शुरू होते ही अध्यक्ष विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ चर्चा करते हैं और कौन से मुद्दों पर किस क्रम में उठाया जाए, इस पर भी चर्चा होती है और सदन उसी के अनुसार जो है यहां पर चलता है। सरकार इसी क्रम के अनुसार काम करती है। सुनिए आखिरकार क्या कुछ उन्होंने कहा। सदन प्रारंभ हो गया है और सदन जब प्रारंभ हो गया तो माननीय स्पीकर साहब सभी विपक्ष के लोगों को, सत्ता पक्ष के लोगों को कौन सा मुद्दा कब उठेगा उसकी चर्चा करते हैं। 2 घंटे तक सदन चलता है। 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 2 घंटे तक स
और उसके अनुसार सदन चलता है, सरकार काम करती है। मगर जब ऑलरेडी स्पीकर साहब की सहमति से सारा कुछ एजेंडा फिक्स हो गया है, तो बीच में एसआईआर का मुद्दा उठा करके सदन में हंगामा करके सदन का जो समय है वो बर्बाद करना। सदन होता है हंगामा के लिए नहीं, सदन होता है अपनी बात को रखने का, डिलीवर करने का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ये मुद्दा विहीन है, सरकार को घेरने के लिए कुछ है ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने सबको मुद्दा विहीन कर दिया है अपने कामों से। तो ये कुछ न कुछ मुद्दा बना करके और सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, तो ये देश के दुश्मन लोग हैं, आज जनता के दुश्मन लोग हैं। अरे अपनी बात रखनी है, कायदे से अपनी बात सदन में हंगामा चलाइए, रखिए बात को, और हंगामा खड़ा करना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जनता इनको अच्छी तरह से वॉच करती है, इसलिए इनकी दुर्गति हुई है। अगर लखनऊ के अमीनाबाद रोड पर नो पार्किंग जोन से गाड़ी उठाने को लेकर नगर निगम के संविदा कर्मियों और एक युवक के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच बेल्ट और लाठी डंडों का उपयोग करते हुए विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। मामले के संबंध में स्थानीय लोगों और राहगीरों ने देखा में यहां पर गाड़ी उठाने की कार्रवाई को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस और नगर निगम अधिकारियों की ओर से इस घटना पर ध्यान देने की संभावना जताई जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब और सख्त और पारदर्शी हो गई है। जी आपको बता दें कि अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आवेदकों को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। ये नई व्यवस्था आज से गुलधर स्थित पत्यान चालान प्रशिक्षण केंद्र पर शुरू की गई है। नया ड्राइविंग लाइसेंस और टेस्ट पूरी तरीके से यहां टेस्ट मशीन से प्रणाली के जरिए कराया जाएगा, यानी अब तो ना किसी की सिफारिश चलेगी और ना ही कोई मानवीय हस्तक्षेप चलेगा। टेस्ट के पास ना होने ही लाइसेंस पाने का एकमात्र रास्ता जो है वो बताया जा रहा है। आरटीओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र पर अधिकारियों के तैनाती कर दी गई है और सिस्टम अब पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा। उनके मुताबिक इस व्यवस्था में दलालों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा और पैसे दो लाइसेंस लो वाला खेल भी अब नहीं चलेगा। तकनीकी अधिकार पर प्रक्रिया लाइसेंस सिस्टम की पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने की दिशा में एक काफी ज्यादा अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। ये नई मुहिम है माननीय योगी जी की सरकार के लिए, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रहा है सरकारी कार्यों में, ये बहुत अच्छा है और गुणवत्ता मिलेगी। ड्राइविंग टेस्टिंग के लिए हम लोगों के पास कोई विशेष जगह नहीं थी, एक इंस्टीट्यूट खुला है, इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और जन सामान्य को सुविधा भी मिलेगी। ट्रेनिंग की यहाँ व्यवस्था है जो अभी तक नहीं थी गाजियाबाद जैसे जनपद में, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है और इसको हम लोग सहयोग करेंगे। आप लोगों से भी आशा है कि आप लोग भी सपोर्ट करें इसको। बिजनौर जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में रोटी खाते चूहे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वार्ड में सो रहे मरीजों के बगल में रोटी रखी देख चूहा हमला कर देता। मरीज ने तीमारदार ने घटना को लाइव कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामला से कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चूहों के मरीजों के भोजन तक पहुंचने से संक्रमण और बीमारियों का और खतरा जो है वो बढ़ सकता है। वायरल वीडियो ने अस्पताल में साफ सफाई और स्वच्छता की स्थिति पर भी अब सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर दिए। जी तो इसका मलेरिया भाई वहाँ पे एडमिट है सरकारी हॉस्पिटल में। जी हम उसे खाना देने गए थे। अच्छा, उसके बारे में पूछने गए थे कैसी हालत है, कैसी कंडीशन है। हाँ, तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। ना तो बेड ही सही है और चलिए तो एडिशनल बात है बेड सही नहीं है, बात की बात है। वहाँ पर हमने देखा एक मरीज सो रहा था, मरीज का खाना चूहा खा रहे हैं। अच्छा, अस्पताल जो है मरीज सही होने जा रहा है, जब चूहा वो खाना खा रहा है वही खाना मरीज खा रहा है, तो भाई वो सही होगा। अच्छा, वो बीमार होगा। गोंडा जिले में एसआईआर कार्य समय से पहले पूरा करने वाले 150 बीएलओ को आज जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सम्मानित किया। जिले की 2700 बूथ और 25 लाख मतदाता हैं जिनका एसआईआर कार्य जारी है। अब तक 80% लक्ष्य पूरा हो चुका है। समारोह में बीएलओ को गिफ्ट और प्रशस्ति पत्र यहां पर प्रदान किए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ है
और इनके मेहनत और समर्पण से ही मतदाता सूची का शुद्धिकरण संभव होता है। उन्होंने भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य की अपील की है। सम्मानित बीएलओ ने कहा कि समय से लक्ष्य पूरा करना कर्तव्य और जिम्मेदारी का हिस्सा है। देखिए, जनपद गोंडा में 2500 से अधिक बूथों पर हमारे 25 लाख से अधिक मतदाताओं को देखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें सभी पूरी टीम के सहयोग से हमारे बीएलओज ने बहुत अच्छा काम किया और 80% तक का लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं। हमारे 150 से अधिक बीएलओज, लगभग 300 बीएलओज ने 100% प्रगति को प्राप्त किया है और इन हमारे सभी कर्मचारियों की, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापक में हम पूरी प्रशंसा करते हैं। इनको आज यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और जो छोटा सा उपहार दिया जाएगा और बाकी जो बीएलओ है जो अपना और भी काम करेंगे उनको विधानसभा स्तर पर संबंधित एसडीएम के द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरह से ये एक छोटा सा प्रयास है पूरी टीम को मोटिवेट करने का और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में गोंडा जनपद में जिन कर्मचारियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उनको। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।